नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट PK4U पे स्वागत है। आज हम ग्रुप डी पेपर 18 सितंबर 2018 को जो मैथ और साइंस पूछा गया था, आज उसका रिव्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और NTPC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिनका सिलेक्शन NTPC में हुआ है वो भी इस सवाल को देख सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला सवाल है, तो इसमें बोला गया है अपनी सामान्य गति के 4/5 से चलने पर सोहन कार्यालय में 6 मिनट देर से पहुंचता है, तो आमतौर पर कार्यालय जाने में कितना समय लेता है। तो यहाँ देखिए स्पीड आपका दिया गया है 4/5। तो पहले मान लेते हैं कि उसका स्पीड जो है 1 था, अब जो है 4/5 की स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो जब इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5:4। ये तो हमारा स्पीड है। जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का जो है अपोजिट हो जाता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है सोहन जो 6 मिनट देर से पहुँचता है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ कितना देरी हो रहा है, 1 मिनट का लेट हो रहा है, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू 6 मिनट दिया गया है। तो बोला गया है कि आमतौर पर कार्यालय जाने में कितना समय लेता है, तो करंट वैल्यू पता करना है, तो 4 मिनट यहाँ लगता है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 मिनट। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, इस सवाल में पूछा गया है 1296 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। पहले इस सवाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम एक डिजिट लेते हैं, जैसे लिए 27, इसका जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 से टूटेगा, 3 से टूटेगा, 9 से टूटेगा और खुद 27 से टूटेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो फैक्टर आया है इसमें कौन कौन सा फैक्टर जो है पूर्ण वर्ग में है। तो यहाँ देखेंगे सिर्फ 9 और 1 है, तो इसका कितना गुणनखंड बन गया जो कि पूर्ण वर्ग है, मात्र 2 बना। तो ये तो छोटा डिजिट था, तो हम इस तरह से तोड़ कर निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ा डिजिट हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे ये जान लेते हैं। उसके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, उसके बाद वो आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए करना क्या होता है इसमें कि जैसे 1296 है, इसका आप फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो आपका तो 2 जो है आपका 4 बार आएगा और 3 जो है आपका 4 बार आएगा। अब हमको पता करना है कि इसका पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पावर दिया रहता है, पावर का आधा करके जो इसका भागफल आता है वो लिखते हैं और उसमें +1 जोड़ देते हैं, और इसमें इंटू दिया गया है। यही काम अगले फैक्टर के लिए करेंगे, पावर लिखेंगे और पावर में 2 से भाग देंगे और इसका जो भागफल आएगा वो लिखेंगे, +1 लिखेंगे, ब्रैकेट में इसको रखेंगे। अब चलिए इसको इसी फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। पावर यहाँ 4 दिया गया है, तो 4 का आधा करेंगे और इसका भागफल लिखना है। ये मत समझिए कि इसको हम काट के लिखते हैं। अगर यहाँ 5 होता 4 के जगह तो क्या करते हैं, तो 2 से जब 5 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, +1 है। इसी तरह से इसमें भी वही काम करेंगे, पावर 4 है, 2 से भाग देंगे और इसका जो भागफल आएगा वो लिखेंगे। तो 2 से जब 4 में भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आएगा 2, और पहले से हमारा 1 है, यहाँ भी वही चीज़ है, 2 और 1 आएगा,
तो हमारा कितना बन गया, 3 × 3 9 हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कभी कभी पावर जो है मान लिया जाए इस 4 के बजाय 1 होता तो क्या करते हैं, तो 1 में जब 2 से भाग देंगे तो हम भागफल क्या लिखेंगे, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि भाग ही नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो भागफल आएगा आपका वो हमारा 0 होगा। तो आप 0 लिखिएगा, इन बातों को याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें बोला गया है 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड बतानी। तो आइए चलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई ये दोनों को हम ऐड करेंगे, 758.5 और जो टाइम है उसे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा स्पीड निकल जाएगा। लेकिन जो स्पीड आएगा वो हमारा जो स्पीड आएगा वो आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। तो इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको चलिए, ये आपका मीटर पर सेकंड में है, इसमें जब 18/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना, 5 × 20। इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल को बनाने के लिए आपको हम पिछली वीडियो में भी इस तरह का सवाल बताए थे कि जब भाग करते हैं तो जिसे भाग करना होता है उसको हम पहले 0 के बराबर मान लेते हैं। तो हमारा x का जो मान आ जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा, और -2 को इक्वेशन में रखेंगे। तो जब -2 को इक्वेशन में रखेंगे तो x के जगह -2 रख रहे हैं, +5k -2 + k² + 5। जब आप इसको हल करेंगे तो 4 आएगा, -10k + k² + 5। यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, k² -10k + 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको k का मान निकालना है। तो ये एक गुणनखंड है जो कि आप आराम से k का मान निकाल सकते हैं। तो इस गुणनखंड को बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बताया है, तो आप जाकर पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ जान लेते हैं, 9 हमें पुराना है तो कितना कितना तोड़ना होगा ताकि 10 आ जाए। 9 और 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो गुना करने पर 9 आ जाएगा, और 10 पुराना है चूँकि यहाँ चिन्ह माइनस है तो दोनों में माइनस लेना होगा। तो जो हमारा k का मान आएगा इसका जस्ट अपोजिट देते हैं चिन्ह में। तो -9 है, यहाँ क्या बन जाएगा मेरा 9, -1 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, अर्थात k का जो मान आया मेरे पास 9 और 1 आया है। ठीक है, तो आंसर तो यही हो जाना था कि k का मान जो पूछा गया है 1 और 9 दोनों होगा। लेकिन इसमें एक और शर्त दे दिया गया है कि x + 3 से विभाजित नहीं है। अब हमें इसे चेक भी करना होगा इक्वेशन को कि जब 9 रखेंगे x के स्थान पर, x के स्थान पर -3 रखेंगे और k के स्थान पे 9 रखेंगे तो ये देखना होगा 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो विभाजित हो जाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो विभाजित नहीं होगा। तो आइए चलते हैं एक बार इसका मान वेरीफाई करते हैं। यहाँ हम मान रखेंगे जो समीकरण दिया गया है x² + 5kx + k² + 5। यहाँ देखेंगे तो बोला जा रहा है x + 3 से विभाजित नहीं है। तो x को जब
0 के बराबर कर देंगे x प्लस 3 को, तो x का जो मान आएगा हमारा -3 आएगा। तो x के जगह -3 रखेंगे और k के जगह 9 रखेंगे, तो हमारा देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। तो x के जगह माइनस जब 3 रखेंगे तो ये मेरा 9 बन जाएगा, प्लस यहाँ देखिए k के जगह 9 रखेंगे तो 9 आएगा, x के जगह -3 रखेंगे 27 होगा, और 27 में 5 गुना करेंगे तो 135 होगा, प्लस k स्क्वायर, k के जगह जब 9 रखेंगे तो 81 आएगा, प्लस 5 आएगा। तो यहाँ से जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे क्या 0 मान नहीं आया है, तो ये मेरा सेटिस्फाइड हो गया। क्या कहा कि x प्लस 3 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। जब हम k का मान 9 रखते हैं तो x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से k के स्थान पर 1 रख कर चेक करेंगे, तब देखेंगे कितना मान आता है। x होगा 9 बन जाएगा, और k के स्थान पे 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5। यहाँ से आप देखेंगे आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है। ये मेरा वेरीफाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि x प्लस 3 से ये हमारा विभाजित हो गया। चूँकि 0 आ गया ये विभाजित हो गया। इस कंडीशन को पूरा करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन बी में है कि जब x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नहीं कटेगा। तो इस अनुसार से सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें बोला गया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 6.2 सेंटीमीटर है, तो फोकस लंबाई कितनी होगी? तो फोकस लंबाई जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर जो होता है r/2 होता है, तो इसका आप आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई जो है 47 मीटर है। मान लेते हैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म ये 7 मीटर ऊंचा है और कुछ दूरी पर एक टावर है। यहाँ टावर है, टावर का जो उन्नयन कोण है यहाँ पे आपका 30 डिग्री ये बना रहा है। ये 7 मीटर है और ये टोटल लंबाई 47 मीटर है। बोला टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी ज्ञात करिए। तो हम पहले ये दूरी पता कर लेते हैं, तो वही दूरी ये दूरी है। तो चलते हैं, तो आप देखेंगे इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। ए बी की जो लंबाई हो जाएगी, ए सी की टोटल लंबाई 47 है, तो ए बी कितना हो जाएगा? 7 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका? 40। ए बी आपका कितना बच गया? 40। तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? 10/30 में आता है। जब 10/30 लगाएंगे P/B, P हो जाएगा 40, बेस आपको चाहिए ही, मान लेते हैं इसको x है। 10/30 का मान 1/√3 होता है, यहाँ 40/x हो जाएगा, तो x का जो मान आएगा 40√3 आएगा, जो कि EB की लंबाई है, और वही EB की लंबाई DC के इक्वल है। और यही पूछा भी गया है, टावर और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 40√3 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इस सवाल में देखेंगे बोला गया है सीता जो है पेन खरीदती है 7 रुपये में 8 पीस और 5 रुपये में 6 पीस की दर से बेच देती है, तो लाभ या हानि क्या होगा? यहाँ देखिए CP दिया गया है 7 रुपये में 8 पीस खरीदती है, ये आपका प्राइस है और ये मात्रा है, कितना पीस खरीद रही है। और SP जो है मतलब सेलिंग प्राइस जो है 5 रुपये है और 6 ठो बेच रही है। इसको आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। 6 को इधर से आप गुना करेंगे तो आपका आएगा कितना? 42। 8 को जब इधर गुना करेंगे कितना आएगा? 40। अब यहाँ देखिए CP 42 हो और SP 40 है, तो निश्चित रूप से लॉस होगा, लॉस होगा। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे,
घटा दिए 40 को 42 में, और यहाँ CP लिखेंगे 42 इंटू 100%। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100/21% आएगा लॉस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कभी खर्च बढ़ा देगा, कभी कीमत बढ़ा देता है, तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। आज हम आपको ऐसा प्रोसेस बताएंगे जिसमें कि हर कन्फ्यूजन आपका क्लियर रहेगा और इस तरह के सवाल में आप थोड़ा सा भी गलती नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं E बराबर जो होता है P इंटू सी होता है। इसका मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च जो होगा, जितना कीमत होगा और जितना खपत होगा उतना ही खर्च होगा। जैसे मान लेते हैं 5 रुपये का चीनी है, 10 किलो लिए तो 50 रुपया, तो खर्चा टोटल कितना हो गया? 50 रुपये। तो खर्च डिपेंड किस पर करता है? जितनी प्राइस होती है और जितना हम उस सामान को खरीदते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, E बराबर P इंटू सी। ठीक है, अब इसी बेसिस पर हम इसको पुट करेंगे। पहले बोला गया प्राइस जो है 25% बढ़ गया। पहले मान लिया 100 था, अब प्राइस कितना हो गया? 125 हो गया है। बोला सुधा टमाटर केवल 15% खर्च करती है। पहले खर्च 100 करती थी, अब खर्च कितना कर रही है? 115 कर रही है। और यहाँ खपत नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं खपत कंजम्पशन पहले C1 था, अब खपत जो है C2 है। अब C1 और C2 का मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए गुना। ये 100 से कट गया, तो यहाँ से जो है आपका C1/C2 जो आएगा मान कितना आएगा? 125 ऊपर चला जाएगा, और C1 जो हो जाएगा, सॉरी C2 जो हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आपका दो राशि मिल गया है। पहले जो खपत हो रहा था 125, अब जो खपत हो रहा था 115। तो आप परसेंटेज कमी आराम से निकाल लेंगे। परसेंटेज कमी जब आप निकालेंगे क्या होगा? कमी कितना आ गया? 10 इंटू 100 बटे पहला वैल्यू अर्थात C1 125। जब इसको आप कैंसिल करेंगे 25 × 25 से 25 चौक 100 5 दूनी 10, कितना आया? 8% का कमी हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इस सवाल में आप देखेंगे 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तो यहाँ आपको P निकालना है। P का जो मान होता है V इंटू आई होता है, और P का एक फॉर्मूला W/T भी होता है। तो यहाँ टाइम के अनुसार से नहीं दिया गया है, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लेंगे। यहाँ V और I है तो V और I ही रखेंगे। तो V कितना दिया गया है? 240, और धारा कितना है? 0.6। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 0 कट जाएगा। जब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 144 वाट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ देखिए बोला गया दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष अधिकतम अंतर होता है, तो x का मान बताना है। तो ये सवाल काफ़ी लोगों के लिए कन्फ्यूजन का सवाल है। आइए चलते हैं, इस कन्फ्यूजन को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब देंगे। कन्फ्यूजन क्लियर होगा, आप खुद ही जवाब दे पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए 1900 वर्ष जो है लीप ईयर है या जनरल ईयर है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप 4 से भाग देकर चेक करते हैं तो आपका प्रोसेस गलत है। क्यों?
क्योंकि 1900 जो है ये एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में हम 4 से भाग नहीं देते हैं। शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग देते हैं। तो हम 400 से भाग देंगे और चेक करेंगे ये कैंसिल होता है या नहीं। अगर पूरी तरह से कट जाएगा तब हम मानेंगे ये लीप ईयर है, नहीं तो मानेंगे जनरल ईयर है। तो अब 400 से भाग देंगे तो ये आपका नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा। 1900 साल आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, जनरल ईयर। यदि आप 4 से भाग दे देते हैं तब तो आप बता देंगे क्या ये एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 से 1900 कट जाता है। तो इस मिथ को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि हर समय हमें 4 से ही भाग देना है हर वर्ष के लिए, ये गलत है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब शताब्दी वर्ष है तो लीप ईयर निकालने के लिए 400 से भाग देकर चेक करते हैं। अब देखते हैं एक और कोई वर्ष ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1896 है, ये लीप ईयर नहीं है, तब 4 से भाग देंगे तो ये आपका लीप ईयर आएगा। इसके बाद 96 के बाद 97, 98, 99, 100, ये आपका 1900 है। ये जो मैं इतना बता रहा हूँ सिर्फ कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। जब इस तरह का सवाल आए तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका कन्फ्यूजन हमें क्लियर करना है, इस वजह से आपको हम ये मेथड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1900 के बाद फिर आ जाएगा 1901, फिर आ जाएगा 1902, फिर आ जाएगा 1903, फिर आ जाएगा आपका 1904। यहाँ से देखेंगे ये आपका जनरल ईयर है, ये भी जनरल ईयर है, ये भी जनरल ईयर है। अब देखिए 1900 आया, ये कौन सा ईयर है, ये भी जनरल ईयर है। चूँकि हमको इसमें 400 से भाग देना है, ना कि 400 से। जब 400 से भाग देंगे तो जनरल ईयर ही आएगा, चूँकि ये कैंसिल आउट नहीं है। फिर जनरल ईयर, फिर अगेन जनरल। अब यहाँ ये 1904 है, चूँकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है, तो यहाँ हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये हमारा लीप ईयर आ गया। तो आप देखिए यहाँ लीप ईयर, यहाँ लीप ईयर, इनके बीच का गैपिंग में कितने का अंतर आया। तो आप अगर काउंट करेंगे तो 8 वर्ष के बाद आया। तो यहाँ पूछा गया मैक्सिमम अर्थात अधिकतम अंतर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगर यही पूछा जाता है न्यूनतम तो आपका जवाब होता 4 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन ए देते हैं। तो अधिकतम क्वेश्चन में और न्यूनतम इस बात पर डिपेंड करता है क्योंकि पूछा क्या जा रहा है। अगर यदि अधिकतम पूछा जाए तो 8 वर्ष आंसर दीजिएगा, यदि न्यूनतम पूछा जाए तो 4 वर्ष दीजिएगा। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक्सप्लेनेशन अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में आप देखेंगे 2 पॉइंट दिया गया है, ए और बी। यहाँ मान लेते हैं ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। यहाँ पे -2 है, -2 है, और इस तरफ 2 है, -4 है। यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि पी है, ठीक है। तो बोला गया है ए पी 7 है, यहाँ से इधर 7 है, पी बी 3 है, अर्थात इसको 7:3 में बांट रहा है। तो इसका जो बोला गया है निर्देशांक पता करना है पी का। तो कुछ नहीं करना है, अगर हम पी को पॉइंट मान लेते हैं और पी के ए की तरफ को लेफ्ट माने और पी के बी साइड राइट माने, तो क्या करना है 7 को जो है अर्थात लेफ्ट वाले को राइट से गुना कर देना है और राइट वाले को लेफ्ट से गुना कर देना है। अर्थात 7 को 2 में गुना करेंगे और राइट वाले को लेफ्ट से गुना करेंगे तो 3 का गुना हो जाएगा कितना, -2 में। 3 का गुना हो जाएगा कितना, -2 में। और नीचे जो है
आपको जो रेशियो दिया गया है 7 और 3, जिसमें कि डिवाइड होता है पार्ट, उसको आपको जोड़ के लिख देना है। 7 3 10, बस हो गया, निकल गया 1 पॉइंट x का मान। यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ से आपका 14 मिला, यहाँ से 6 मिला, नीचे 10 आया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8/10 है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4/5 है। तो पहला पॉइंट आपका जो है 4/5 है। ये आप देखेंगे किस ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यदि आप चाहते हैं सेकंड ऑप्शन निकालना तो इसी तरह से निकालें। तो इसमें जो हम ये 2 के साथ गुना कर रहे थे, मतलब पहला वाला भाग के साथ अर्थात x के साथ, अब क्या करेंगे दूसरे वाले के साथ करेंगे। जहाँ जहाँ 2 लिखे हैं अर्थात x1 वाला पार्ट है, वहाँ बाद वाला पार्ट अर्थात y वाला पार्ट रख देंगे, तो अगला पॉइंट का भी मान निकल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो आपको हम लिख देते हैं, बट फॉर्मूला याद मत रखिए। mx2 + nx1 बटे m+n होता है। ये आपका फॉर्मूला है x पॉइंट निकालने के लिए। अगर y निकालेंगे तो x के जगह y रख दीजिए, आपका पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, इसमें आपको इसलिए एक ही पॉइंट हम निकाल कर दिखाए क्योंकि यहाँ एक ही पॉइंट से मेरा ऑप्शन आ गया, बाकी सभी में देख रहे थे डिफरेंट पॉइंट था। अगर 2/7 आता तो फिर और चेक करते, लेकिन देखें जब 4/5 आया तो वो एक ही ऑप्शन में था, तो अगला पॉइंट चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेक्स्ट सवाल, ये आसान सवाल है, आप भी आराम से बना सकते हैं। बोला आज सोमवार है, आज मंडे है, और बोला 61 दिन बाद, तो 61 दिन बाद, तो इसमें विषम डेज निकालते हैं। क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं, जो शेष आता है वो लिख देते हैं। तो मंडे है यहाँ पे, तो इसका विषम दिन कितना आएगा 61 में, जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 5 दिन आएगा। तो मंडे में 5 दिन जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इस सवाल में आप देखेंगे, देखते के साथ ही आप बना लेंगे। इसका वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब में लगभग एक ही डिजिट है, बस पॉइंट का काउंट करना है। जब पॉइंट गिनेंगे तो पॉइंट के बाद क्वेश्चन में देखेंगे कितना डिजिट दिया गया है, 5 3 8 डिजिट है, तो वैसा आंसर ढूंढेंगे जहाँ की 4 डिजिट मिले। क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट जो है आधी संख्या पर पड़ती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल जो है पिछली वीडियो अर्थात सेट 3 में बता दिया गया है। यदि आप सेट 3 नहीं देखे हैं तो वहां आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, इस सवाल का कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें वैसे सवाल डाले जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम में अपना सीट ज़रूर पक्का करिए। ये भी सवाल जो है सेट 3 में ही आपको मिलेगा। बस ये सवाल डालने का मकसद यही है कि आप अगर ये सवाल नहीं देखें हैं या नहीं जानते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए, ताकि आपसे जो है एग्ज़ाम में कोई भी सवाल ना छूटे। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। पहले सेट बनाना, उसके बाद उस सेट में जो गलतियां हैं उसे हटाना, फिर उसे अपनी भाषा में कंटेंट को तैयार करना, ताकि आपका भी रिजल्ट हो, क्योंकि इसके बाद तो वैकेंसी आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम चाहते हैं आपका भी सिलेक्शन हो। तो आप ज़रूर वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये ना माने कि हमें इससे पैसा मिल रहा है, हमें कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है। आप चाहें तो देख सकते हैं कितने सब्सक्राइबर हैं, 50-60 सब्सक्राइबर, इससे कोई पैसा नहीं मिलता है, बल्कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं और खुद का भी स्पीड बना रहेगा और आपके साथ भी जुड़े रहेंगे। नमस्कार।